स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत का पहला वेटलैंड शहर होने का गौरव किस शहर को प्राप्त है? ए इंदौर, बी जयपुर, सी कोच्चि, डी पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इंदौर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर बने हैं। यह उपलब्धि शहरी जल प्रबंधन, पारिस्थितिकी संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता के कारण संभव हुई, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में है। 2. भारत अब तक 7 बार सुरक्षा परिषद का निर्वाचित सदस्य रह चुका है। 3. भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है और उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इसका स्थायी मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में है, अतः कथन एक सही है। वर्ष 2025 तक भारत 8 बार यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है। 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और 2021-22। अतः कथन 2 सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानून द्वारा की गई थी। यह चार्टर 26 जून 1945 को भारत सहित 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षरित किया गया था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, जॉर्डन घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित एक रिफ्ट वैली है। 2. यह जॉर्डन नदी के किनारे स्थित है और इजराइल एवं पश्चिमी तट के साथ जॉर्डन की पश्चिमी सीमा बनाता है। 3. जॉर्डन घाटी में स्थित डेड सी पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला प्राकृतिक बिंदु है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जॉर्डन घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम का हिस्सा है जो लेबनान से मोजाम्बिक तक फैली हुई है। यह एक रिफ्ट वैली है जो टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों से बनी है और दक्षिण पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। जॉर्डन नदी इस घाटी से होकर प्रवाहित होती है और जॉर्डन पूर्व में, इजराइल तथा वेस्ट बैंक पश्चिम में के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, अतः कथन 2 सही है। डेड सी जो जॉर्डन घाटी के दक्षिण भाग में स्थित है, समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे स्थित है और यह पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला प्राकृतिक बिंदु है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ए. निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक, बी. केंद्र सरकार, सी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डी. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था लागू की गई है। इसके अनुसार यह निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अंतिम चरण निपटान जैसे सह प्रसंस्करण या ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करें, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव तस्करी कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 2. अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 विशेष रूप से वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी को रोकने पर केंद्रित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानव तस्करी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) में कहा गया है कि मानव तस्करी और बेगार तथा इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध है और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, अतः कथन 1 सही है। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 भारत में प्राथमिक कानून है। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी को रोकना और उसका सामना करना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संस्थान महाकृषि एआई नीति 2025 के तहत नवाचार और उष्मायन केंद्रों का मार्गदर्शन करेंगे? ए. एम्स और एनआईटी, बी. आईआईटी और आईएससी, सी. इसरो और डीआरडीओ, डी. नाबार्ड और आरबीआई।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी IIT और IISCs। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाकृषि EI नीति 2025 के अंतर्गत 4 कृषि विश्वविद्यालयों में नवाचार और उष्मायन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का मार्गदर्शन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा किया जाएगा, जिससे उन्नत अनुसंधान और तकनीकी मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जा सकेगा, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार चित्तव्रत पालित जिनका जून 2025 में निधन हो गया, ऐतिहासिक शोध के किस क्षेत्र में अग्रणी थे? ए मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला, बी औपनिवेशिक बंगाल का कृषि इतिहास, सी दक्षिण एशिया का समुद्री इतिहास, डी आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक इतिहास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी औपनिवेशिक बंगाल का कृषि इतिहास। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चित्तव्रत पालित को औपनिवेशिक बंगाल के कृषि इतिहास में उनके अग्रणी शोध के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। उनका विशेष ध्यान भूमि प्रणालियों तथा ग्रामीण समाज पर केंद्रित था। उनके शोध कार्यों ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल के सामाजिक आर्थिक ताने बाने की गहन समझ प्राप्त की, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निर्धारित की गई है। 2. सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 और 218 के तहत सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 3. हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यायाधीश को पद से हटाना। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश के जांच और पद से हटाने की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 124 और 218 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, बशर्ते कि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया हो, अतः कथन 2 सही है। न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव 2 शर्तों के अधीन पारित किया जाना आवश्यक है। पहली, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, और दूसरी, उपस्थित एवं मतदान कर रहे सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात या CRR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा होता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरल नकदी के रूप में बनाए रखना आवश्यक होता है। 2. बैंकों को RBI के पास CRR के रूप में रखी गई राशि पर ब्याज मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आरक्षित नकदी निधि अनुपात या CRR किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे तरल नकदी के रूप में RBI के पास रखना अनिवार्य होता है, अतः कथन 1 सही है। बैंकों को RBI के पास CRR के रूप में रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन और स्वतंत्रता से संबंधित है। 2. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति मुख्यमंत्री द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अधीनस्थ न्यायालय किसी राज्य की न्यायिक संरचना में निम्न स्तरीय न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय की निगरानी में कार्य करते हैं और जिला तथा उससे निचले स्तर पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन और उनकी स्वतंत्रता से संबंधित है तथा कार्यपालिका से न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, अतः कथन 1 सही है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन या IORA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. IORA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। 2. IORA का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद है जिसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है। 3. हिंद महासागर क्षेत्र के सभी संप्रभु राज्य इस संघ की सदस्यता के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन या IORA
यह हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। अतः कथन एक सही है। IORA का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद है, जिसकी वार्षिक बैठक होती है। अतः कथन 2 सही है। हिंद महासागर क्षेत्र के सभी संप्रभु देश एसोसिएशन की सदस्यता के लिए पात्र हैं। अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सामान्य वर्षा की स्थिति में उत्तर प्रदेश में मक्का की बुवाई का आदर्श समय क्या है? A 1 मार्च से 15 अप्रैल, B 15 जून से 15 जुलाई, C 1 जुलाई से 30 अगस्त, D 15 मई से 15 जून। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।